नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों और उद्यमियों के महासंगम के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के निवेशक, उद्योगपति और विशेषज्ञ उद्योग में नवाचार, निवेश और अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को हेल्थ केयर हब के रूप में स्थापित करना और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। कार्यक्रम में उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भी अपनी योजनाओं और संभावनाओं को साझा किया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश में निवेश और विस्तार की संभावनाओं से अवगत करवाया। सांघवी जी, चाइंडस लाइफ साइंसेज के श्री पंकज पटेल जी, मैनकाइंड फार्मा के श्री रमेश जुनेजा जी, डॉक्टर रेड्डी लैब श्री सतीश रेड्डी जी, टोरंट फार्मा के श्री जीनल मेहता जी, एमएसएन लैब के चेयरमैन श्री एमएसएन रेड्डी जी, संदीप जैन जी, वी कृष्ण मोहन जी, आदित्य बर्मन जी, अमिताभ दुबे जी और आज के इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पूर्व ड्रग कंट्रोलर जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा सेक्टर के एडवाइजर डॉक्टर जीएन सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी, दीपक कुमार जी और उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रदेश के इस पहले फार्मा कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो केंद्र सरकार के बजट सत्र के कारण स्वयं यहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश अभी वर्चुअल मोड पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनके इस शुभकामना के लिए उनके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जो हम लोगों ने अभी यहां पे कहानी देखी है और पढ़ी है और जिसके बारे में हमने अभी इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी कैप्टन हैं उनके विचारों को सुना है, वह हम सब के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है और एक प्रेरणा भी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, एक लंबे अंधकार के कालखंड से उभार करके जब हम लोग इस स्थिति में आए कि अब हम लोग आपके लिए सही मायने में एक लंबे समय के लिए रेड कारपेट को बनाए रख सकते हैं, तब हम लोगों ने आपको इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। और इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर जब उत्तर प्रदेश ने उसके लिए उस प्रकार की तैयारियां की हैं, पूरी होमवर्क करने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पहले मैंने डॉक्टर जीएन सिंह जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के फार्मा के एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दें, तो उनको शुरू में थोड़ा हिचकिचाहट थी।
मैंने कहा आप आइए और जिस भी रूप में आप यहां पे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हमें प्रसन्नता होगी। और उनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हां, आप इस प्रयास को थोड़ी भी गति देंगे तो उसका लाभ होगा। और इसके बाद हमारी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था, जैसे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित किए और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने देखा होगा कि जो देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम लोग इसी माह तक हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करें। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ के एक क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ इसे हम विकसित कर रहे हैं। आगे की उन संभावनाओं को लेकर के मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के सामने हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है।
हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी के कड़ा क्षेत्र अंतर्गत आरपी गार्डन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी रण का शंखनाद किया है। डिप्टी सीएम ने अपने गृह जनपद कौशाम्बी में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कहा कि 2027 में कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला है। मंच से लेकर मैदान तक 2027 की गूंज साफ सुनाई दी। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा कौशाम्बी से ही पूरा साफ हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी का संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत है और यही मजबूती आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन था और सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि 2027 में कौशाम्बी की तीनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल। आज मैं चूंकि यहाँ रुका हुआ था तो कार्यकर्ताओं से मिलने की इच्छा थी, तो आज कार्यकर्ताओं से भेंट हुई। कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी का पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी सर? पंचायत चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से पूरी है। अगर चुनाव की परिस्थिति आएगी तो भाजपा का कमल खिलेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार केवल उम्मीद की है, मतलब बजट पास हुआ तो इससे क्या होगा? उम्मीद की है, उससे कोई उम्मीद नहीं सरकार से, ऐसा ट्वीट किया हुआ है। अखिलेश यादव जी को तो उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए हमारी सरकार के बजट से, लेकिन जनता की उम्मीद पूरी होगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवादित मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, जिसमें शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के हिस्से का भारतीय संरक्षण से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वैज्ञानिक सर्वे के माध्यम से परिसर की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि वजूखाने के हिस्से का निष्पक्ष और तकनीकी जांच कराई जाए। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पहले से ही संवेदनशील माना जाता है और इस मामले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। संभल में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई और यह सुनवाई अनुज चौधरी द्वारा दाखिल याचिका पर की गई। सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष की ओर से अदालत में वकालतनामा दाखिल किया गया और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने राज्य को भी अपना जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। अदालत के निर्देशानुसार अगली सुनवाई में पक्षकारों द्वारा अपने अपने जवाब प्रस्तुत किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन और उद्योगपतियों के बीच फिर से वार्तालाप आयोजित किया गया। इस बैठक में बढ़ते प्रदूषण और कचरा जलाने की समस्या पर चर्चा की गई। किसानों और क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्रियों में कचरा पानी जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जांच में सामने आया है कि पिछले 2 महीनों से जनपद वासियों द्वारा कचरा जलाने के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर लाए जा रहे कचरा ट्रकों को प्रदूषण विभाग ने सीज कर भारी जुर्माना लगाया था। भारतीय किसान यूनियन, पुलिस प्रशासन और उद्योगपतियों के बीच चौधरी चरण सिंह सभागार में बैठक हुई थी, जिसमें उद्योगपतियों को कचरा रोकने के लिए 1 माह का समय दिया गया था। समय पूरा होने के बाद किसानों और उद्योगपतियों के बीच फिर से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उद्योगपतियों ने 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा और बैठक में निर्णय लिया गया कि फैक्ट्रियों के अंदर प्रदूषण कम करने वाले उपकरण जल्द लगाए जाएंगे। 16 अप्रैल को किसान यूनियन, पुलिस प्रशासन और क्षेत्रवासियों के साथ फिर से बैठक की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस अधिकारी और उद्योगपति इस बैठक में शामिल रहे। आज मीटिंग हुई थी, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और अब क्या क्या समस्या है? देखो, कुछ तो समाधान हुआ, गाँव वालों से बात करी, हुआ तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक शुरुआत हुई।
और आज तो मीटिंग सारे इल्ले बिल्ले बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मीटिंग करनी ना पड़े। हमने कहा भाई जो परंपरा पहले से चल रही है, हमारा ये है कि किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ है या किसी शुगर फैक्ट्री के उसमें है तो हम प्रशासन को बीच में लेते हैं, ना हम ये परंपरा तोड़ेंगे कि हम सीधी बात करें। तो गांव वाले भी आए और इन्होंने बहुत से नोटिस भी इन्होंने दिए, और जब ये आंदोलन चलते रहे तो लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आई, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये खबरें चली तो कुछ हलचल तो हुई, गांव वालों में भी हुई, पुलिस प्रशासन में भी हुई, एनजीटी वालों में भी हुई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी हुई। और इन्होंने कहा कि हम इसको और ठीक करेंगे, ऑर्डर दे दिए जिससे ये नए इक्विपमेंट यहाँ पर लगेंगे जिससे पोल्यूशन ना हो। तो इन्होंने मार्च तक का टाइम दिया कि मार्च तक को इन्हें छूट छाट कुछ मिल जाए, कुछ बैंकों के मामले नहीं, 31 मार्च तक का। तो हमने कहा कि 31 मार्च तक का ठीक है तो लगाओ आप। उन्होंने कहा कि 90% हम इक्विपमेंट लगा कर वो ठीक कर देंगे। तो 16 अप्रैल की फिर यहाँ पे मीटिंग तय हुई, 16 तारीख को फिर बताएंगे। इतना गांव वाले भाई निगाह रखो, हर चीज को बताते हैं, जब तक इनसे सड़क ठीक करवा लो, इनसे कुछ अपने आरओ लगवाओ, कुछ ये अंदर अपना सिस्टम लगावे, कुछ एयर को कंट्रोल करें, तो इन 3-4 चीजों पर काम करें, 2.5 महीने में फिर मीटिंग हो जाएगी। 2 महीने काले धुएं का जिक्र होता था, लेकिन आज पहली बार सफेद धुएं का जिक्र। ये पहली बार हमने भी सुना। सफेद धुआं कोई केमिकल है जो छोड़ते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये इक्विपमेंट लगाएंगे, ये गांव वालों ने बताया और ये फैक्ट्री वालों ने भी स्वीकार करा है। जो साहब फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कुछ लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, इससे माहौल भी थोड़ा सा देखो, हमारा नहीं, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए, न व्यक्तिगत टिप्पणी करो। किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे, वे भी आदमी हैं और अपने वाले भी हैं। गर्मा गर्मी में काम नहीं चलता, काम चलता है मुद्दों पे आधारित। उसकी भी बात ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने गांव के रास्ते बताए, तो कीचड़ है गांव के रास्ते में, गुस्सा आता है गांव वालों को। तो रास्ते ठीक हो, अगर उसके नाले बन जाएंगे और बराबर से मिट्टी हट जाएगी तो कीचड़ होगा ही नहीं। मेन समस्या रास्तों की भी है, रास्ते ठीक हो गए तो 50% समाधान हो जाएगा। एयर कंट्रोल और सड़कें और वाटर मैनेजमेंट, ये 3 चीज ठीक कर लो तो 90% पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। रास्ते की भी बड़ी समस्या है। नेशनल मीडिया का जिक्र करते हुए किसी के साथ ने कहा है इस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ता, छवि खराब होती है। मुझे आज क्यों लड़े, और फिर मुझे फरंगर तो भाई क्रांतिकारी हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, यही तो लड़का बाहर लड़ते हैं ये। आज तो एक दूसरे बर्दाश्त, जो सेठ जी लोग हैं भाई, व्यापारी भी है, तो मुझे फरंगर का पानी तो हंका ही पी रखा उन्हें भी, आदमी में भी अभी पूरे भड़केंगे, ये भी भड़केंगे। ये तो बीच बचाव ना करते, ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, ये कोई हड़का पुड़का मान लो। मुझे फरंगर की लड़ाई तो इतने सब तो बातचीत शुरू हो। आज 1 महीने बाद मीटिंग हुई है, कितना सुधार हुआ, क्या क्या समस्याएं रखी गई? जी, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा, सारा निरीक्षण किया अपने यहाँ, और मिलों की मीटिंग हमने हर दूसरे तीसरे दिन की, और जो भी कमियां थी हमने उन्हें चिन्हित भी कर लिया। और जैसे कि ट्रैफिक जाम रहता था तो हमने वहाँ सफाई रखी, आदमी लगा दिए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुछ गाड़ियों में पानी टपकता हुआ भी जाता था लापरवाही से ठेकेदारों की, उस चीज़ को भी ठीक कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई हैं। थोड़ा बहुत जो छाई की समस्या भी थी कुछ जगह, उसके लिए हमने ऑर्डर करा दिए हैं इक्विपमेंट्स के। जो प्रदूषण द्वारा प्रस्तावित थे वो तो हमने सब लगा रखे हैं, इसके अलावा भी हमें अगर कोई लगाने हैं वो हम सब लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या है उनका 50% निदान तो अभी हुआ है, और बाकी 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या क्या खामियां थी जो आपने जो है पूरी करने का वादा किया है? देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम होता था, 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ, तो वहाँ हमने टीम लगा दी पूरी। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता, गाड़ियाँ हम अंदर लेने लगे। हम RDF ही केवल चला रहे हैं, MSW बिल्कुल नहीं चला रहे। कोई गलती से ले भी आता है उस पर हम पेनल्टी करते हैं, वापस कर देते हैं ट्रक को। पूरा RDF जो आ रहा है वो पूरा ढक कर आ रहा है, तो कोई किसानों को हमारी वजह से समस्या हो ये भी ठीक नहीं है। हमने उसे सब समस्याओं को दूर किया। और भी कई पॉइंट्स हैं। आज मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर बाकी सब चीज़ें भी
ठीक हो जाएंगी। देखिए, हमारे ही बीच के सभी लोग हैं। कुछ समस्याएं पहले थी पिछले दिसंबर माह में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के, और उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये तय हुआ था कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी, जिसमें उस पर सुधार पर चर्चा होगी। तो जो मांगे थी उनमें तमाम पे काम हुआ है और आज भी चौधरी टिकैत साहब ने वहाँ फैक्ट्रियों के सामने टाइल्स लगाने का, साफ सफाई कराने का, बेहतर पानी पीने की व्यवस्था किए जाने का, वायु प्रदूषण को ठीक किए जाने का, पेड़ लगाए जाने का बहुत सारे मांग भी किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। और उसी के अंतर्गत जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, पेपर मिल के पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने बताया भी है कि हम सब लोग संयंत्र मंगा रहे हैं और सफ़ेद धुएं के लिए वेट ESP का कोई संयंत्र है वो लगवाने जा रहे हैं, लगवा करके और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगवाया जाएगा और पानी पीने के लिए RO भी गांव में लगवाए जाएंगे। तो आपसी सहमति सौहार्द के साथ फिर अगली मीटिंग 16 अप्रैल को फिर सुधारात्मक कदमों पे चर्चा के लिए बुलाई गई है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, अरुण कुमार, अमनदीप सिंह उर्फ अजमीत सिंह और महिला आरोपी सतवंत कौर शामिल हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह ने फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक जैसी दस्तावेज तैयार कर लोगों के पासपोर्ट में गलत पते दर्ज कराए हैं। जांच में सामने आया है कि भोजपुर, अतरौली, सैदपुर, हुसैनपुर और गांव के पत्ते दिखाकर कुल 24 पासपोर्ट बनाए गए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 फर्जी आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 2 बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट और 6 मोबाइल फोन और बता दें कि नकद बरामद किए हैं। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण हैं विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासपोर्ट एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4000 रुपए की नगद बरामदगी भी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है एवं वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुल के नीचे मिली महिला की न्यूड लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या उसके प्रेमी और उसके पत्नी ने मिलकर की थी। मृतका की पहचान मुंबई निवासी प्रीति के रूप में हुई है। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने महिला का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच में हत्या की आशंका जताई गई थी। शव की पहचान न हो पाने के कारण यह मामला ब्लाइंड मर्डर बन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया और कई पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद और एसपी साउथ दिनेश पुरी ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, सर्विलांस सेल की मदद ली गई और शव की पहचान के लिए अलग टीम लगाई गई। देखिए, आप लोग जैसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है। इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन
प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी की गई। सर क्या कुछ किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था, घटनाक्रम क्या था? ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ, एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारे एसओजी सर्वनाम, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।